गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कोशिकांग क्या होते हैं उनके बारे में। अब अपन आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 10 नंबर चैप्टर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कि भाई अपने आज नेक्स्ट चैप्टर है कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन की बात करेंगे। तो चैप्टर 10th है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कि कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका चक्र क्या होता है और कोशिका विभाजित क्यों होती है, इन सब की बात करने वाले। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों कोशिका क्यों विभाजित होती है इसका कारण भी पढ़ेंगे। देखिए सभी बात अपन पढ़ने वाले हैं इस चीज़ में, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसमें अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं सब चीज़ों की। देखिए सबसे पहले अपन एक बात करते हैं कि भाई रुडलोफ विर्चोव का क्या कथन था कि अपन पढ़ चुके थे, कोशिका वाला चैप्टर स्टार्ट किया था शुरुआत में तब। रुडलोफ विर्चोव कि रुडलोफ विर्चोव था, इसने क्या कहा था कि भाई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। सॉरी, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ये विर्चोव का कथन था। उसके बाद नगेली आए। नगेली ने थोड़ा सा कथन चेंज बदला। उसने क्या कह दिया कि भाई नई कोशिका, और इसमें अपन पढ़ा था ओमेनिस सेलुला ई सेलुला बात की थी। ठीक है, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। तो इसने एक वर्ड नया चेंज किया, विभाजन से होता है। देखिए अपन ये तो सामान्य बात होगी। अब देखिए मैं इसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। स्टार्टिंग जो है कोशिका विभाजित क्यों होती है, क्या कारण है ना, सब चीज़ें। तो मैं आपको थोड़ा सिलेबस से हटके कुछ समझाने के लिए कोशिश भी करूँगा। और जो आपको PDF मिल जाएगी नोट्स आपके लिए वो सफिशिएंट है एज ए आपकी NCERT अकॉर्डिंग। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर चलूँगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे कोई चीज़। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ूंगा। अब देखिए सुनिए, आप सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका विभाजन होने का कारण क्या है। देखिए कोशिका विभाजन का कारण कि वे कोशिकाएं विभाजित क्यों होती है, कोशिका विभाजन क्यों करती है। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जब कोशिका के अंदर क्या बढ़ जाता है, देखो जब कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो कोशिका पर केंद्र का नियंत्रण कम हो जाता है। मान लीजिए कि एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका झिल्ली होगी, ये इसके अंदर केंद्र हो गया और ये इसका एक कोशिका द्रव्य हो गया। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। पढ़ा चुका हूँ आपकी सब चीज़ें, ये आपको पता है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी कह सकते हैं। और ये केंद्रक, अरे आपको ये देखो अपन ने पढ़ा था केंद्र के बारे में, तो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण बिंदु, मस्तिष्क, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए कोशिका जितनी छोटी होगी केंद्रक उस पर, देखो एक कोशिका में एक केंद्रक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो कोशिका जितनी छोटी होगी तो उसमें कोशिका द्रव्य भी कम होगा और केंद्रक उस कोशिका को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। अब मान लीजिए कोशिका का आकार बढ़ गया, केंद्रक तो उतना ही है, कोशिका आकार बढ़ेगा, कोशिका द्रव्य भी बढ़ेगा। अब कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है, ये केंद्र क्या करता है, अच्छे से इस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। आपको पता है कोशिका में सभी कोशिकांग होते हैं। तब कोशिका क्या करती है, आपके केंद्रक जो है वो क्या करता है, नियंत्रण नहीं कर पाता और कोशिका क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। विभाजित होने से क्या, दो भागों में बढ़ जाएगी, ये केंद्रक के साथ में टूट जाएगा, तो फिर केंद्रक इस कोशिका को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। पहला कारण तो ये है कि भाई पहला कारण कोशिका विभाजन क्यों करती है कि कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है समय के साथ, केंद्रक उस कोशिका पर नियंत्रण नहीं कर पाता और नियंत्रण नहीं कर, जैसे अपन सिंपल सी बात करते हैं, क्लास है, 30 बच्चों की क्लास है, टीचर अच्छे से कंट्रोल, बच्चे क्लास में 70 बच्चे हो गए, टीचर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बच्चे के हर प्रत्येक बच्चे पर नजर नहीं जा रही है, तो क्या करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट क्या करता है, क्लास को डिवाइड कर देता है दो भागों में। अब वो एक अलग भाग है, वो बच्चों को किस आधार पर डिवाइडेशन किया जाता है, सेम वही है कि भाई कोशिका पे जब केंद्र नियंत्रण नहीं कर पाता तो कोशिका क्या हो जाती है, आपके विभाजित हो जाती है। अब देखिए एक सिंपल सा मैंने आपको याद हो तो उसमें, ये तो सिंपल लॉजिकल बात। अब मैं आपको देखो सिस्टम बताता हूँ कि भाई अपन ने जब आपको ये कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया तो मैंने जब केंद्र पढ़ाया उसमें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बताया था आपको कि भाई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, एक हट वैज्ञानिक हुए तो उन्होंने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स दिया था, जिसे कहा जाता है
केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात कहा जाता है। क्या पढ़ाया था? कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, इसे शॉर्ट में लिखा था KI, और इसमें अपन ऐसे लिखा था VN/VC माइनस VN। और VN में मैंने आपको बताया था कि VN क्या होता है और VC क्या होता है। VN होता है केंद्र का आयतन, और VC क्या होता है? कोशिका द्रव्य का आयतन। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। अब देखिए, सुनिए क्या बात है कि भाई इसमें ऐसा माना जाता है कि भाई कोशिका के जीवद्रव्य में वृद्धि की उच्चतम सीमा निश्चित होती है कि भाई कोई भी कोशिका विभाजन से एक कोशिका जो होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, प्लेट क्षेत्रफल बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और अधिकांश कोशिका अपने आयतन से दुगुना आयतन होने पर विभाजन करती है। सामान्य लॉजिक क्या कि भाई कोशिका जो होती है उसमें धीरे धीरे एक जीवद्रव्य की वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, और कोई भी कोशिका है वो कब विभाजन करेगी? जब उसका आयतन उसका क्या हो जाए? दुगुना हो जाए। और केंद्र का आयतन कोशिका आयतन के साथ एक निश्चित अनुपात बनाए रखता है, जिस दिन आपने क्या कहा था? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ सुनिए कि भाई केंद्र का आयतन कोशिका द्रव्य का आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसे? कि भाई कोशिका द्रव्य का आयतन में वृद्धि के कारण यह अनुपात परिवर्तित या असंतुलित हो जाता है। भाई कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ेगा, मान लीजिए, ठीक है, इसका मान बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? कोशिका आपकी ये देखो, ये वैल्यू फिक्स है, मान लीजिए इसका मान 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका मान लीजिए 1 4 हो गया, तो क्या इंडेक्स क्या आएगा समझने के लिए? देखिए कि ये मान लीजिए इसका मान 4 है, इस VN ये भी 4 आएगा। अब ये मान लीजिए 4 था, ये 8 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा? ये 0 आ जाएगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो ये तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ जाती है। ठीक है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवद्रव्य क्षीण होने लगता है, और इस काल में प्रभावन कहते हैं, और विभाजन के द्वारा कोशिकाओं को नया जीवद्रव्य प्राप्त होता है। अतः काल प्रभावन का असर समाप्त करने के लिए कोशिका विभाजन करती है। सामान्य बात समझ में आई बात कि भाई एक और लॉजिकल क्या है कि भाई कोशिका की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, कोशिका की एज बढ़ेगी, तो कोशिका की एज बढ़ने से क्या हो जाता है आपके? इसे कहा जाता है जीवद्रव्य क्षीण होता है, जीवद्रव्य नष्ट होता है, उम्र के साथ जीवद्रव्य कम होता है। तो फिर क्या होता है? इसे कहा जाता है आपके काल प्रभावन या एजिंग कहा जाता है उम्र के साथ। अब मान लीजिए कोशिका विभाजित हो गई, तो कोशिका विभाजित हो गई तो नया जीवद्रव्य प्राप्त करेगी, और नया जीवद्रव्य प्राप्त करेगी तो एजिंग इफेक्ट वो क्या होगा? कम होगा। इसलिए कोशिका विभाजन भी करती है कि भाई जीवद्रव्य जो है, ठीक है, इसको क्षीण होने से बचाने के लिए भी कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है। ये और एक लॉजिक हो गया समझने के लिए, आप जो समझना चाहें उस हिसाब से। और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखिए, एक छोटी कोशिका जो होगी उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा? आपके अधिक होगा। छोटी कोशिका होगी उसका KI क्या होगा? अधिक होगा। क्यों होगा? देखिए भाई केंद्रक जो है ये मान लीजिए 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 4 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, और फिर ये 4 रहेगा, तो मतलब KI इंडेक्स ज़्यादा होता है। और मान लीजिए कि भाई आपके एक छोटी कोशिका होगी, उसका क्या होगा? आपके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि उसका क्या होगा? कोशिका द्रव्य कम होगा। भाई कोशिका द्रव्य ज़्यादा होगा तब इसका KI इंडेक्स कम होगा। कोशिका द्रव्य कम है तो KI इंडेक्स का मान क्या आएगा? ज़्यादा। देख लीजिए, मान रख के देख लीजिए कि भाई इनका मान 4 है, इसका मान 4 है, इसका मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अधिक ही आएगा ना। तो मतलब कोशिका आपके जो एक छोटी कोशिका होती है उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अधिक होता है, क्योंकि उसका कोशिका द्रव्य क्या होता है? कम होता है। इसलिए एक छोटी कोशिका का केंद्रक उसकी क्रियाओं पर अच्छी तरह से क्या कर सकता है? नियंत्रण कर सकता है। और जब केंद्रक नियंत्रण कर रहा हो तो आदेश ही नहीं देता भाई आप कोशिका विभाजित हो जाओ। उसके बाद देखिए सिंपल से परिवार का लॉजिक है। एक परिवार में मान लीजिए 2 बच्चे, उनकी शादी होगी, परिवार अच्छे से चल रहा है, माँ बाप का कहना मान रहे हैं, ठीक है, बेटा बहू है सब कहना करें, तो वो क्यों परिवार को विभाजित करेगा? और उनको लग रहा है कि भाई ये कहना नहीं माने, परिवार बड़ा हो गया, तो क्या कहता है? अपने बच्चों को दोनों को अलग अलग कर देता है, भाई तुम ये मकान ले लो, तुम ये ले लो, सेपरेट अच्छे से रहो। वो सेम सिस्टम अपने शरीर में। तो केंद्र क्या करता है? जब कोशिका पर नियंत्रण कर पाता है तब तो ठीक है, कोशिका पर नियंत्रण नहीं कर पाता तो क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। ठीक है, कोशिका विभाजित हो जाए। और एक बड़ी कोशिका जो होगी, बड़ी कोशिका की बात करें तो बड़ी कोशिका में क्या होता है? आपके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो आपके क्या है कि बड़ी कोशिका में जो केंद्रक है वो कोशिका द्रव्य की क्रिया को अच्छी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाता है, और कोशिका द्रव्य केंद्र के नियंत्रण के लिए बड़ी कोशिका क्या करती है? छोटी कोशिका विभाजित। जैसे बड़ी कोशिका केंद्र नियंत्रण नहीं कर पाता है तो ये बड़ी कोशिका किसमें टूट जाती है? छोटी कोशिका में टूट जाती है, ताकि इसमें केंद्र अच्छे से नियंत्रण कर पाए। तो ये क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। तो इसलिए एक भी केंद्रक कोशिका पर अच्छे से नियंत्रण कर पाए, ठीक है, कोशिका को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल में कर सके, इसलिए कोशिका क्या करती है? विभाजित करती है।
कैरियोप्लाज्म इंडेक्स से समझे तो वैसे समझ लीजिए, मतलब आपको जैसे समझ में आए उस हिसाब से समझ लीजिए भाई, किस प्रकार से आपको प्रोसेस जो अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छे से अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से समझ लीजिए आप। मैंने सभी तरीके से आपको बता दिया, ठीक है, लॉजिकल भी बता दिया और इसके हिसाब से। अब अपन स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे कि भाई कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, तो वो चीज़ सुन लीजिए कि भाई कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, क्या उपयोगिता है, इसकी बात करते हैं। देखिए कोशिका विभाजन का महत्व, देखिए कोशिका विभाजन के महत्व की बात करें तो भाई क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए, कि भाई कोशिका विभाजित क्यों होती है, कि जो शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतक है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए, दूसरा है शरीर की वृद्धि के लिए, कि भाई शरीर वृद्धि के कोशिका विभाजित होगी, कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो कोशिका क्या होगी, संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, शरीर की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो शरीर की वृद्धि के लिए। इसके अलावा बात करें नए अंगों की उत्पत्ति के लिए, कि कोशिका विभाजन होता है, नए अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है, नए अंगों की उत्पत्ति के लिए। इसके अलावा लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के लिए, कि लैंगिक जनन हो, कोशिका बढ़ेगी, नए अंग उत्तक बनेंगे, उत्तक संघ बनेंगे, अंग मैच्योर होंगे, फिर जनन क्रिया होगी, तो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के लिए फिर कोशिका क्या कर सकते हैं, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन कर सके, इसके लिए। ठीक है, अब देखिए तो बात होगी। अब बात करते हैं अपन, अब अपने आता है चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोशिका चक्र। ये तो हो गया कोशिका विभाजन क्यों करती है, जैसे कोशिका विभाजन अपन आगे पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन क्या होता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे अपने कोशिका चक्र हेडिंग है, सेल साइकिल से। देखिए भी आपको अपन कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं तो आपको समझ तो आना चाहिए भी कोशिका विभाजन पढ़ते क्यों आवश्यकता पड़ गई अपन को, तो नॉलेज के लिए। अब अपनी हेडिंग है कोशिका चक्र या सेल साइकिल। देखिए कोशिका चक्र या सेल साइकिल की बात करते हैं, क्या होता है इसके। देखिए कि भाई कोशिका चक्र क्या है, देखिए कि भाई कोशिकाएं जो होती है वो निरंतर वृद्धि करती है, इनमें प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए आरएनए सभी इसमें लगातार निर्मित होते रहते हैं, और निश्चित आकार तक वृद्धि करने के पश्चात क्या होता है, कोशिका विभाजन के लिए क्या हो जाती है, जरूरी अवश्यंभावी हो जाता है, कोशिका विभाजन होगा ही होगा। तो इस प्रकार एक कोशिका दो संतति कोशिका में विभक्त हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। कि भाई कोशिका चक्र क्या हो गया कि भाई एक कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन होना क्या कहलाता है, कोशिका चक्र कहलाता है। अब देखिए कि भाई सिंपल सी बात करें अपन, ये तो एक सामान्य बात होगी, और देखिए और कुछ स्पेशल चीज़ें बताता हूँ आपको कि भाई कोशिका विभाजन है सभी जीवों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति होती है और कोशिका की वृद्धि होती है। कि भाई कोशिका चक्र क्यों जरूरी है, कि इसमें डीएनए की क्या होती है, प्रतिकृति होती है, डीएनए बनता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, और क्या होता है आपके कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिका वृद्धि करती है। ठीक है, इसके अलावा कि वे सभी क्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति, कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ क्या होती है, समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता रहे। और संतति कोशिका में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम जाए। जीनोम में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये गुणसूत्रों का आपके अगुणित समुच्चय जो होता है, या अपन कह सकते हैं गुणित गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। फिर कोशिका विभाजन क्यों करती है, फिर कोशिका विभाजन इसलिए होता है ताकि आपके क्या हो, सामान्य रूप से कि सभी प्रक्रियाएं चलती रहे। ठीक है, कि भाई सभी प्रक्रिया क्या हो, आप एक सामान्य तरीके से चलती रहे। ठीक है, इसके लिए इस प्रकार से प्रोसेस होता है कि सभी आपके और डीएनए इसकी प्रतिकृति होती रहे, कोशिका आप वृद्धि करती रहे, और ये जो डीएनए प्रतिकृति होती है ये आपके जनक बच्चों में जाता रहे, जनक से पैतृक में जा सके। तो ये घटनाओं का एक अनुक्रम होता है जो कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है। कि भाई जीनोम जो है, जीनोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, n है, इसका द्विगुणन होगा तो ये क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। इसलिए क्या है, कोशिका विभाजन आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो अब क्या हो गया, कोशिका विभाजन की परिभाषा क्या होगी कि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी विशिष्ट अवस्था में होता है।
और कोशिका चक्र की परिभाषा मैं आपको सिंपल शब्दों में लिखाऊं तो क्या होगा कि भाई कोशिका अपने, देखो मैं लिखा देता हूं, कोशिका अपने जीनोम, कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन, कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संगठकों, अन्य संगठकों आरएनए, प्रोटीन, सभी अन्य संगठकों का संश्लेषण, अन्य संगठकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं, दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं? कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। एक तो परिभाषा ये होगी, थोड़ी स्टैंडर्ड होगी, बाकी ये मैं चीज़ें समझा दी। एक सिंपल सी परिभाषा लिखाऊं तो क्या हो जाएगा कि भाई एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं, एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। अब दोनों में जो आपको उचित लगे, ये सिंपल सी परिभाषा है कि भाई एक कोशिका है, ये आपके आगे जाके दो संतति कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। ये विभाजन कैसे करेगी, दो कोशिका कैसे बनेगी, वो पूरा प्रोसेस अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सेल साइकिल आ गया कि भाई सेल साइकिल क्या होता है। कभी कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है कि प्रतिकृति, गुणसूत्र, डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रों में वितरित होते हैं। ये सारी घटनाएं जो है आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत आती है। भाई ये सभी क्रिया आनुवांशिक के प्रोसेस के अंदर आता है, आनुवांशिक क्रियाओं के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो सिंपल सी बात करें तो कोशिका चक्र क्या हो गया कि एक कोशिका के द्वारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करना सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहलाता है। कि अपने लगभग ये प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित हो, एक कोशिका जो है मनुष्य की बात करें लगभग 24 घंटे में विभाजित होती रहती है। जबकि दूसरे जीवों की बात करें तो यीस्ट की जो कोशिका है, यीस्ट मतलब एक कवक है, उसकी जो कोशिका चक्र पूर्ण होता है उसमें 90 मिनट लगते हैं। तो सभी के अलग अलग होती है। तो कोशिका चक्र की दो मूल अवस्थाएं हैं। कोशिका चक्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांट रखा है कि जो सेल साइकिल इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट रखा है। एक है आपके अंतरावस्था, मैंने आपको कहा था जब अपन पढ़ रहे थे गुणसूत्र इसकी अंतरावस्था में अच्छे से दिखता है, तो मैंने आपको कहा था अंतरावस्था में जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब पढ़ूंगा, तो वो टाइम आ गया है, ठीक है। इसे कहते हैं इंटरफेज इंग्लिश में। तो आप इंटरफेज भी याद रखें क्योंकि ज़्यादातर वर्ड आपने देखा इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाता है इंटरफेज। और दूसरा है एम अवस्था, या इसे कहा जाता है सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है माइटोसिस, ठीक है। ये सामान्य सी बात होगी कि भाई एम फेज क्या हो गया, माइटोसिस हो गया, ठीक है। अब देखिए अपन इसमें क्या पढ़ने वाले, अंतरावस्था इन सब की बात करने वाले हैं, ठीक है। भाई अंतरावस्था क्या है, ये आपके माइटोसिस क्या है, इन सब की अपन आराम से डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें आप कोई टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी आपके। अब देखिए सबसे पहले अपन और ये जो आपके इंटरफेज है, अंतरावस्था है, इसको अपन तीन भागों में पढ़ेंगे कि इंटरफेज को तीन उप भागों में बांट रखा है, ठीक है। कौन कौन सी? मुख्य रूप से एक अपन पढ़ेंगे G1 फेज, ठीक है, एक पढ़ेंगे S फेज और एक पढ़ेंगे G2 फेज, ठीक है। एक जी नोड फेज भी पढ़ेंगे, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अब अपन देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अंतरावस्था क्या है, इंटरफेज क्या है, कि भाई इंटरफेज क्या है, किसे कहते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। फिर अपन एम फेज में आएंगे, एम फेज को कितने भागों में पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। एम फेज वाला सूत्री विभाजन के बाद अपन पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन एस सूत्री विभाजन, जो प्रोकैरियोट कोशिका में होते हैं, सबकी बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके साथ एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इंटरफेज की बात करते थे कि इंटरफेज ही मिलेगा आपको ज़्यादातर। तो इंटरफेज इस प्रकार से ये देख लीजिए, है ना, ध्यान रखना, हिंदी में आ जाता है। अब इंटरफेज क्या देखिए कि ये दो विभाजन अवस्थाओं के बीच में होती है। इंटरफेज किस में पाई जाती है, ये दो विभाजन अवस्थाओं के बीच में पाई जाती है।
इंटरफेज में कोशिका वृद्धि कर कि भाई इंटरफेज में कोशिका वृद्धि कर अगले विभाजन की तैयारी करती है कि भाई ये कोशिका इसमें क्या होती है, वृद्धि करती है और अगले विभाजन मतलब इस विभाजन की क्या करती है, तैयारी करती है। और इंटरफेज कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं, सक्रिय अवस्था है। और कोशिका चक्र की कुल अवधि का कि भाई कोशिका चक्र में जितना समय लगता है तो उसका 95% किसमें लग जाता है, इस अंतरावस्था में लग जाता है कि 95% से भी अधिक समय इसमें लगता है किसके अंदर, इंटरफेज या अंतरावस्था में व्यतीत होता है। और इंटरफेज के दौरान कोशिकाओं में उपापचयी परिवर्तन की श्रृंखला होती है और ये जो क्रियाएं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखी जा सकती। अतः पुराने वैज्ञानिक थे, उनको इंटरफेज में कुछ नहीं दिखाई दिया था और उन्होंने इंटरफेज को क्या नाम दिया था, विश्राम अवस्था भी नाम दिया था, रेस्ट फेज भी कहा था, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में इसको अवस्था के अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इंटरफेज क्या हो गया कि भाई इंटरफेज जो है ये क्या है, दो विभाजन अवस्थाओं के बीच की अवस्था है और इसमें इंटरफेज में कोशिका वृद्धि कर अगले विभाजन की तैयारी करती है। इसमें पूरी कोशिका क्या करती है, आपके वृद्धि करती है, डेवलप हो जाती है, तो विभाजन के लिए तैयार हो जाती है ताकि इस अवस्था में विभाजन हो। तो इंटरफेज के अंदर कोशिका क्या करती है, तैयारी करती है, वृद्धि करती है ताकि वो अगले प्रोसेस के अंदर विभाजित हो सके। ठीक है, और ये कोशिका चक्र की क्या है, सबसे लंबी अवस्था है कौन, इंटरफेज, सबसे ज़्यादा। अब मान लीजिए कोशिका चक्र में इस दोनों अवस्थाओं में 100% टाइम लगा तो 95% से अधिक समय किसमें लग जाता है, इस इंटरफेज के अंदर लग जाता है। ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक थे, उनको पुराने समय में जो सूक्ष्मदर्शी में इंटरफेज के अंदर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कुछ नहीं देखा जा सकता, तो वैज्ञानिकों को लगा भी इस इंटरफेज में कुछ होता नहीं, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी नाम दिया था कुछ वैज्ञानिकों ने। इसके अलावा देखिए आप इंटरफेज के बारे में वो थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ कि भाई अंतरावस्था या जो इंटरफेज, इसमें कोशिका विभक्त न होने की प्रावस्था है, कोशिका इसमें विभाजित नहीं होती है, कोशिका वृद्धि करती है, तैयार ही होती है, किसके लिए, विभाजन के लिए। ठीक है, और कि भाई ये अंतरावस्था ये क्या, विभाजन के पूर्व की अवस्था है, इसमें विभाजन से पहले की अवस्था, ये विभाजन की पहली अवस्था है, इसमें विभाजन होगा। उसके बाद बात करें इसके अंदर कि बाह्य रूप से ये विश्राम अवस्था दिखती है, लेकिन वास्तव में ये सबसे अधिक क्रियाशील अवस्था है कि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील अवस्था है। और विभाजन हेतु पूरी तैयारी किस अवस्था में होती है, इंटरफेज के अंदर होती है। और इस अवस्था के गुणसूत्रों में पूर्व की कुछ कुंडलियाँ रहती है कि गुणसूत्रों की कुंडलियाँ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, कुंडलियाँ रहती है, ये क्या कहलाती है, आपके रोडली कुंडलियाँ कहते हैं। अंतरावस्था में केंद्रिका बड़े आकार के हो जाते हैं कि भाई इस अवस्था में जो आपके केंद्रक है, केंद्रिका है, सब क्या हो जाते हैं, बड़े आकार के हो जाते हैं। अंतरावस्था दो विभाजनों की मध्य की अवस्था भी मैंने आपको बताया था, उसमें केंद्र, कोशिका द्रव्य, उपापचय सभी अत्यधिक सक्रिय होते हैं, उनका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इस प्रावस्था में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की विभाजन की अवस्था इसमें नहीं देखी जाती है। ठीक है, और दो वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था आपके, एक था होवर्ड और एक का नाम था प्लेक, होवर्ड व प्लेक। इन्होंने इस आपके इंटरफेज अवस्था को 3 अवस्था में बांटा था कि भाई इंटरफेज जो है ये आपके 3 अवस्था में पूर्ण होती है, 3 भागों में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब अपन इनकी बात करने वाले हैं कि ये 3 अवस्थाएं कौन सी होती है। ठीक है, तो ये तो आपके इंटरफेस तो क्लियर हो गया होगा कि दो विभाजन की अवस्था के बीच की अवस्था है, इसमें कोशिका सबसे बाहर से देखने में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था है। इसमें केंद्र, कोशिका, आपके केंद्रिका सभी पाए जाते हैं, कोशिका आकार बढ़ता है, कोशिका द्रव्य बढ़ता है। ठीक है, और इसमें कुछ वैज्ञानिकों को शुरुआत अवस्था में कुछ दिन नहीं दिखाई दिया। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इंटरफेज क्या है, क्लियर। अब इंटरफेज के 3 भागों के बारे में पढ़ने वाले, G1, S और G2। तो इनको रफ कर लेता हूँ एक बार, समझ आ गया। कोशिका चक्र एम अवस्था 2 भागों में पढ़ते हैं, इंटरफेज और एम फेज के अंदर। तो अब सेल साइकिल के अपन पढ़ रहे हैं अंतरावस्था के भागों के बारे में, जिसको 3 भागों में बांट रखा मुख्य रूप से। पहला भाग पढ़ते हैं अपन फर्स्ट, जिसे कहते हैं G1 फेज, या ऐसे कहते हैं फर्स्ट गैप फेज, ये ऐसे कहा जाता है प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, ये 3 इसके नाम है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। प्रथम अंतरावस्था भी कहते हैं हिंदी में, तो ये इसके सामान्य नाम हो गए। देखिए इसकी बात करते हैं, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, इसकी बात करेंगे। देखिए सिंपल सी, डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ूंगा। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, देखिए पहले अपन थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करते हैं कि भाई ये अंतराकाल प्रावस्था G1 फेज है। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन व डीएनए प्रतिकृति
कण के प्रारंभ के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करता है कि विश्व समसूत्री विभाजन और डीएनए की जो प्रतिकृति होती है उसके बीच का जो समय होता है, समसूत्री विभाजन से पहले और डीएनए प्रतिकृति से पहले का जो समय है उसके बीच की अवस्था को ये प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका जो है उपापचय रूप से क्या हो जाती है, सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती है। कि जीवन अवस्था में लगातार नए कोशिकांगों का निर्माण प्रारंभ होता है कि इसमें क्या होता है, नए कोशिकांगों का निर्माण होता है। कोशिकांग तो आप जानते हैं, जितने भी कोशिकांग पड़े थे, एक झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले सभी, तो क्या हो गया, नए कोशिकांगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और जीवन अवस्था के दौरान कोशिकाओं में कई तरह के आरएनए प्रोटीन बनते हैं कि इसमें क्या होते हैं, आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है और नई प्रोटीनों के कारण जीवद्रव्य का निर्माण होता है कि नई प्रोटीन बनती है, इससे क्या होता है, जीवद्रव्य भी बनता है। ठीक है, जीवद्रव्य का निर्माण होता है। फलस्वरूप कोशिका वृद्धि करने लग जाती है और जीवन अवस्था में कोशिका में सबसे अधिक वृद्धि होती है कि जीवन अवस्था के अंदर जो कोशिका सबसे ज़्यादा क्या वृद्धि करती है, कोशिका सबसे अधिक वृद्धि करती है, सबसे अधिक वृद्धि करती है। इसके अलावा अपन बात करें सामान्य रूप से और कुछ और डिटेल पढ़ें इनके बारे में कि भाई जीवन अवस्था है, इस अवस्था में जो आपके नवीन मतलब नई संतति कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। इस अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, जिनकी आवश्यकता डीएनए संश्लेषण होती है कि भाई डीएनए का संश्लेषण उसके लिए जरूरी क्या है, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। क्यों कि डीएनए के संश्लेषण की पहले की तैयारी कर ली जाती है। तो डीएनए संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, आरएनए और प्रोटीन जरूरी है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, आपको समझा देता हूँ, वर्ड आ गया हिस्टोन प्रोटीन। देखिए सुनिए, देखिए अपने शरीर में जो डीएनए है उसकी आपकी लंबाई है 2.2 मीटर। ये अपना डीएनए कितना लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है। और अपना जो गुण केंद्रक है उसकी साइज होती है 10⁻⁻6 मीटर। मतलब 10⁻⁻6 मीटर मतलब माइनस में वैल्यू आप दिखाई नहीं दे सकते, मतलब आप ये डॉट लगा रहा हूँ ना मैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कैमरे के अंदर, उससे भी कई गुना छोटी साइज होती है केंद्र की। और डीएनए कितना लंबा है, 2.2 मीटर। और डीएनए का पाया जाता है केंद्र के अंदर। अब हमारे में थोड़ा बड़ा बना लेता समझने के लिए, ये केंद्र बना लिया। और डीएनए जो धागे 2.2 मीटर समझते हैं ना आप ये दूरी जो आपको बॉडी दिख रही है इससे भी डबल दूरी 2.2 मीटर होती है। तो इसको एक छोटे से ऐसी जगह पे आपको फिट करना है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो किस प्रकार से अरेंज होगा, तो ये जो आपके डीएनए धागा है उसको कुंडली इस प्रकार से भी पाया जाता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, इस डीएनए को केंद्रक में बांधने का कार्य करती है, डीएनए की पैकेजिंग का कार्य करती है। समझ गए, हिस्टोन प्रोटीन का कार्य क्या है, डीएनए को पैकेज करना, डीएनए को बांधे रखना। ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन काम करती है। तो हिस्टोन प्रोटीन का जो निर्माण है वो इसी अवस्था के अंदर होता है और ये अवस्था सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो एक चूहे के यकृत कोशिका में इसको पूरा करने के लिए कितना समय लग जाता है, 12 घंटे। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन जल्दी जल्दी नहीं होता है उनका जीवन काल लंबा होता है। कैसी कोशिका जो जल्दी जल्दी विभाजित नहीं होती उनका जीवन काल क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जिनमें विभाजन शीघ्र होता है उनका जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है। कि वे कोशिकाएं जिनमें क्या होता है आपके विभाजन जल्दी जल्दी नहीं होता, समय लगता है, उनका जीवन और काल लंबा हो जाता है। और जो कोशिकाएं जल्दी विभाजन कर लेती है उनका जीवन काल छोटा हो जाता है। और स्थायी ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है और उनमें जीवन अवस्था का परिवर्तन किसमें हो जाता है, G0 अवस्था या विश्राम अवस्था में हो जाता है। कि भाई कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो ऊतक ऐसे पाए जाते हैं जो विभाजन नहीं करते, उनका विभाजन रुक जाता है। उस समय ये जो जीवन अवस्था है ये किस में चली जाती है, आपके G0 अवस्था के अंदर चली जाती है या G0 अवस्था में चली जाती है। इसे क्या कहते हैं, विश्राम अवस्था कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं जिनके अंदर ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कि किसकी कोशिका के G0 अवस्था का आने का अर्थ है कि वह कोशिका चक्कर से हट गई है और जब परिस्थितियों में बदलाव आएगा तब उस कोशिका में पुनः वृद्धि होने लग जाएगी और वह पुनः जीवन अवस्था में प्रवेश कर जाएगी। और G0 अवस्था में मान लीजिए कोई कोशिका G0 अवस्था में आ जाती है और जीवन में नहीं जाती, इसका मतलब हो गया उसमें कोई विभाजन नहीं होगा, उस कोशिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं, देखो G0 कोशिका में बताता हूँ आपको नॉलेज के लिए कि देखिए G0 फेज की बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये आ गया है। तो G0 फेज क्या देख लीजिए, समझ लीजिए कि प्रौढ़ प्राणी में जो वयस्क प्राणी है जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, जिनमें विभाजन नहीं पाया जाता, जैसे हृदय कोशिका। किस कौन सी कोशिका, हृदय कोशिका। तो हृदय कोशिका और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा क्या करती है, विभाजन होता है। और ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं में बदलने की आवश्यकता होती है। कि ऐसी बहुत सी कोशिकाएं अपने शरीर में पाई जाती है जो विभाजन नहीं करती है, लेकिन वो कभी कभार करती है। इसका कारण क्या है, उनकी कोशिका नष्ट हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसको वापस बनाने के लिए, रीजनरेशन करने के लिए क्या होती है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, ये जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है। कि ये जीवन से निकलकर किस में पहुंच जाएगी, G0 अवस्था में पहुंच जाएगी, निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है। इस चक्कर को क्या कहते हैं, शांत अवस्था कहते हैं। कि वे कोशिका चक्र की इस अवस्था को क्या कहते हैं, शांत अवस्था या G0 अवस्था कहते हैं।
और इस अवस्था की कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय होती है कि जीवित रहने के लिए वो क्रिया करेगी, सक्रिय रहेगी, लेकिन ये विभाजित नहीं होती है जब तक जीव की आवश्यकता अनुसार इसके विभाजन की आवश्यकता नहीं हो। एग्जाम्पल हृदय कोशिकाएं, हृदय कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। आप सोचिए हृदय कोशिका, हृदय इतना धड़क रहे से विभाजन करती है तो हृदय कितना बड़ा हो जाता है, कितनी बड़ी कोशिका हो जाए, लेकिन है जितना जितना ही रहता है। तो अब समझ में आ गया होगा जीवन क्या होता है और जी नोड क्या होता है। ठीक है, ये जीवन और जी नोड की बात होगी। और फाइनली मैं आपको जीवन के बारे में एक दो लाइन शब्द बताऊं तो ये कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था, सबसे पहली बात। दूसरी पॉइंट की बात करूँ, उसमें आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, और ये डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करती है कि भाई डीएनए का संश्लेषण उसके लिए क्या जरूरी है, आरएनए प्रोटीन भी मैंने आपको बताया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। और जीवन से जी जीरो अवस्था मैंने आपको बता दी कि भाई जीवन अवस्था जी जीरो अवस्था क्या होती है। देखिए एक चीज़ और चीज़ कि भाई कोशिका चक्र का कर्म क्या होता है, एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, तो कोशिका चक्र देखिए सबसे पहले क्या आएगी, जीवन फेज एस जी जीरो और एफ के जीवन एस जी टू और एम, ये तीन फेज। सबसे पहले कोशिका किस में जाती है, जीवन में जाती है, फिर किस में जाती है, एस में जाती है, फिर किस में जाती है, जी टू में जाती है, फिर किस में जाती है, एम में जाती है। ठीक है, और इसके आगे मैं और बात बताऊंगा, जी जीरो की भी बात करेंगे क्या प्रोसेस रहता है। तो ये आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो जी टू अवस्था है और एम आपके एस अवस्था है, आपके एम फेज, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।